पीडीएफ आपको भेजा था लास्ट क्लास में, उसमें कोई डाउट्स यस है या मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊं? ये सर मतलब पढ़ाऊं पूरा टॉपिक? सर पढ़ा दो। ठीक है बेटा। तो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में हम मोशन को पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। तो मोशन किस वजह से होता है उसको हम इस पे नहीं पढ़ेंगे, है ना। मोशन कैसे होता है, कितने तरह का मोशन होता है, तो मोशन को पढ़ेंगे, मोशन के कारण को नहीं पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले आता है इसमें मोशन। मोशन का क्या मतलब होता है? कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे पोजीशन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अगर वन डायमेंशनल मोशन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का मोशन है, तो उसमें पोजीशन हम इस तरह से मार्क करते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इससे 10 मीटर, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 10 मीटर। और अगर ये प्लेन में है, और प्लेन में ये दो एक्सिस हो गए, एक एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस में 5 मीटर और ये 2 मीटर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,2। इसी तरह से अगर स्पेस में है, तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो इसमें हाइट भी होगी, है ना। तो इसमें सपोज करिए कि हाइट भी है, तो z कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये 5,2 और ये अगर 3 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,2,3। इस तरह से पोजीशन को हम एक कोऑर्डिनेट में दिखा सकते हैं अगर मोशन वन डायमेंशन में है, दो कोऑर्डिनेट्स में दिखा सकते हैं अगर मोशन दो डायमेंशन में है, और तीन कोऑर्डिनेट्स में दिखा सकते हैं अगर मोशन थ्री डायमेंशन में है। तो पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन स्पेस, थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसको हम तीन टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक वन डायमेंशनल मोशन, फिर टू डायमेंशनल, और थ्री डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस। इसमें खाली एक ही कोऑर्डिनेट अगर चेंज होता है तो वन डायमेंशनल मोशन होगा। और इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। मोशन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग होता है। टू डायमेंशनल मोशन में टू कोऑर्डिनेट चेंज, ठीक है, इसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। और मोशन इन प्लेन, इसमें हम मोशन को एक प्लेन में दिखा सकते हैं। और जो थ्री डायमेंशनल मोशन है इसमें थ्री कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, थ्री कोऑर्डिनेट चेंज। और ना तो हम इसको स्ट्रेट लाइन में कवर कर सकते हैं मोशन को, ना प्लेन में कर सकते हैं। ये होता है मोशन इन स्पेस। स्पेस का मतलब है थ्री डी मोशन। इसका एक
अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछूंगा, आपको बताना है कि वो मोशन किस तरह का है। कि अगर आप एक इस पत्थर को उठा के और आसमान में ऐसे फेंकते हैं और ये पत्थर इस तरह से जाता है, तो ये किस तरह का मोशन है? ये वन डायमेंशनल मोशन है या टू डायमेंशनल मोशन है या थ्री डायमेंशनल मोशन है? जवाब दीजिए बेटा, ये तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर आपने एक पत्थर उठा के आसमान की तरफ फेंका तो ये किस तरह का मोशन है? वन डायमेंशन। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है बेटा, आप देखिए इसको, ये हाँ सर थ्री डायमेंशनल भी नहीं है बेटा, ये टू डायमेंशनल मोशन होगा, क्योंकि आप उसको एक प्लेन में कवर कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने ये पत्थर आसमान की तरफ फेंका और मैंने इसको बोर्ड के ऊपर बना दिया, है ना, तो ये प्लेन में होगा। जैसे देखिए, ये एक प्लेन है, अगर मैं ये पत्थर को इसके अलोंग दिखाना चाहूँ तो ये इसके अलोंग दिखा सकता हूँ, है ना। तो आप जैसे इस पत्थर को फेंक रहे हो तो इसमें दो एक्सिस ही लग रहे हैं, है ना। ये एक एक्सिस हो गया और एक हाइट के लिए वाई एक्सिस। तो आप जब पत्थर को फेंकोगे तो इसमें सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, तीसरे कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं। तो ये किस में आएगा? मोशन इन प्लेन में आएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है या नहीं? हम इसको एक प्लेन में दिखा सकते हैं, इसके सिर्फ दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्री डायमेंशन का कैसा एग्जांपल होता है। जैसे सपोज करिए कि कोई ट्रेन है और ट्रेन एक हिल स्टेशन पे चल रही है ना। तो हिल स्टेशन पे अगर ट्रेन चलेगी तो उसका क्या होगा? सपोज करिए कि बहुत दूर तक उसको जाना है, एक हिल स्टेशन पे एक ट्रेन को जाना है। तो अगर ट्रेन ऐसे जाती है एक स्ट्रेट ट्रैक पे, तो ये वन डायमेंशनल मोशन है। अगर ट्रैक कहीं पे मुड़ा हुआ है, मान लो ये ट्रैक ऐसे ऐसे मुड़ गया है, ठीक है, तो अब ये टू डायमेंशनल हो गया। ग्राउंड से ऊपर नहीं उठाए, ग्राउंड पे ही ऐसे ही टू डायमेंशन में ट्रैक मुड़ गया। अब ये अगर हिल स्टेशन पे चलेगा तो ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा इस तरह से, तो इसमें हाइट भी आ गई। फिर ये ऐसे चला, फिर ये मुड़ भी गया, ठीक है। तो इसमें हाइट का भी एक आएगा, एक एक्स एक्सिस भी आएगा, एक वाई एक्सिस भी आएगा। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वन डायमेंशनल मोशन, ग्राउंड के ऊपर अगर चल रहा है तो टू डायमेंशनल मोशन, और अगर उसमें हाइट भी आ गई, मतलब ऐसे सीधा जाके मुड़ गया फिर ऊंचा भी हो गया, तो ये तीन डायमेंशन हो गए। तो प्लेन में दो डायमेंशन होते हैं। वो प्लेन कैसे भी हो सकता है, ऐसा प्लेन अगर होगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ऐसा प्लेन होगा तो वर्टिकल होगा। जैसे हमने पत्थर फेंका तो पत्थर इस तरह से जाएगा, तो ये टू डायमेंशनल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि भाई एक हिल एरिया पे एक ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन सीधी जाएगी फिर मुड़ जाएगी तो टू डायमेंशन हो गया, फिर थोड़ा ऊपर भी जाएगी तो थ्री डायमेंशन हो गया। तो अगर हिल स्टेशन पे ट्रेन चल रही है तो उसका मोशन थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। आपने पत्थर फेंका तो उसमें सिर्फ लेंथ है और हाइट है, ब्रेथ नहीं है। आप सामने की तरफ पत्थर फेंकते हो, ऊपर की तरफ जाता है और सामने की तरफ जाता है, लेफ्ट राइट नहीं जाता है। तो इसका मतलब उसमें सिर्फ दो डायमेंशन है, एक तो सामने की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो ऊपर और नीचे तो एक ही डायमेंशन हो जाएगी। क्लियर है बेटा? यस। तो आपको ये वन कोऑर्डिनेट से ज्यादा ये जरूरी है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो वन डायमेंशन होगा, अगर मोशन प्लेन में है तो टू डायमेंशन होगा, और अगर मोशन स्पेस में है यानी कि लेंथ और ब्रेथ के अलावा भी उसमें हाइट भी इंक्लूड होती है, तो मोशन फिर थ्री डायमेंशन होगा। मैं आपसे अभी और क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, ये एक ग्राउंड मैंने बना दिया, ये फुटबॉल के पोल्स हैं, ये जो गोल होता है ना वो गोल मैंने बना दिया, और ये फुटबॉल का ग्राउंड है इस तरह। ये फुटबॉल का ग्राउंड हो गया, और ये जो पोल है ये वर्टिकल हो गया, है ना, ये गोल है, ये पोल्स हो गए, इस पे नेट लगा हुआ है। अब एक प्लेयर ने ऐसे किक मारी यहाँ से ग्राउंड से, ग्राउंडेड किक है, हवा में नहीं जा रही है, ये किक गई ऐसे और फिर इस तरह से मुड़ गई, गोल हो गया। तो ये फुटबॉल है, फुटबॉल में किक मारी और यहाँ पे ऐसे ये
ग्राउंड में ही ऐसे मुड़ गई, ग्राउंड से ऊपर नहीं जा रही है। तो ये जो फुटबॉल का मोशन है ये किस तरह का मोशन है? 2 डायमेंशनल है या 1 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल? सर 2 डायमेंशनल है ना? 2D होगा। और इसने एक किक मारी, एक दूसरे बच्चे ने किक मारी बिल्कुल सीधे ऐसे। सर ये 1D 1D है ना? और एक बच्चे ने ऐसे हवा में किक मारी, और हवा में किक मारने के बाद वो जो है वो इस तरह से ऐसे गोल हो गया। ये ग्राउंड के साथ नहीं जा रहा है ना, ये हवा में जा रही है ऐसे किक। तो ये 1 डायमेंशनल हो गया, ये 2 डायमेंशनल हो गया, और ये और वो 3D 3 डायमेंशनल हो गया, है ना? क्योंकि ये किक मुड़ भी रही है और हवा में भी है, तो इसलिए इसमें तीनों डायमेंशन है। ये जो कर्व है ये तो बताता है 2 डायमेंशनल है, और इसमें जो हाइट आएगी, हाइट की वजह से ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा, है ना? तो ये वाला जो मोशन है ये 1 डायमेंशनल होगा, ये वाला मोशन 2 डायमेंशनल होगा, और ये वाला मोशन 3 डायमेंशनल होगा। तो ये मोशन के टाइप्स हो गए। तो इसके बाद आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय बॉडी। तो मोशन के अंदर जो बॉडी है जैसे चलती है, उस पाथ की जो लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे ये सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऐसे गया 3 किलोमीटर और ऐसे गया 4 किलोमीटर, और ये ए से चल के जो पार्टिकल है वो बी पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस इसने ए से बी में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? तो एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है, तो 3 किलोमीटर ऐसे, 4 किलोमीटर इस तरह से, तो 3 + 4 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। और अगर इस पे पूछा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो ए से बी तक वो ऐसे चला है, 7 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस कवर करी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा है? तो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 किलोमीटर। एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आप उसको बताइएगा। एक आदमी यहां से ए से चलना शुरू करता है, 10 किलोमीटर चलता है, बी पे पहुंचता है, और फिर वापस आता है 3 किलोमीटर और सी पे पहुंच जाता है। तो इसका डिस्टेंस बताइए कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। सर डिस्टेंस है 13 और डिस्प्लेसमेंट है 7। डिस्प्लेसमेंट हो गया 7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें डायरेक्शन होती है। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या डिफरेंस है, एक तो ये कि जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये 0 से कम नहीं हो सकती, है ना? और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर दिया, तो उसके डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट चला है तो उसके बाद उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट जैसे 10 किलोमीटर चल के वापस इसी पॉइंट पे आ गया तो ये 0 होगा। लेकिन अगर ये इस पॉइंट से चलना इसने शुरू कर दिया, 10 किलोमीटर चल के वापस आ गया, तो फिर इसका डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगा? अगर ये 10 किलोमीटर ऐसे चला और 15 किलोमीटर वापस आ गया,
तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो -5 किलोमीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस का जो नेगेटिव साइन है वो उसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है, और क्योंकि डिस्टेंस के अंदर तो डायरेक्शन होती नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को डिनोट करेगा, और डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और एक ये कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बी इक्वल? कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल? ये पॉसिबल है क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाए? यस सर। बताइए बेटा, आंसर दीजिए। कब यस हो सर। सकते हैं? सर जब स्ट्रेट कैसे यूनिफॉर्म हो सकता है मोशन हो। सर जब यूनिफॉर्म मोशन हो। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, जो पहले बोल रहे थे वो सही है। अगर एक स्ट्रेट लाइन का मोशन है वन डायरेक्शन में, इफ देयर इज स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म से कोई मतलब नहीं, देयर इज स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन ओनली। तो स्ट्रेट लाइन मोशन अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है एक ही डायरेक्शन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। और अगर दो डायरेक्शन में चलता है, मान लो ए से बी तक गया और बी से वापस आ गया, तब नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में दो डायरेक्शन का मोशन हो गया, एक तो राइट साइड की तरफ, एक लेफ्ट साइड की तरफ। तो जो ये जो दूसरा केस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन मोशन है लेकिन वन डायरेक्शन में नहीं, और जो पहले वाला था उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अब देखिए, जो फर्क है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, वही फर्क है स्पीड और वेलोसिटी में। तो अब स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए, जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन होती है। तो जो स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको स्पीड बोलते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगेगा। तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी और इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगी। डायमेंशन हो जाएगा LT-1, तो इसका भी डायमेंशन LT-1 होगा। अब देखिए, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, इस वजह से स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होती है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और जो वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है। इसका नेगेटिव होना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के मोशन को बताता है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को मोशन को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसको नेगेटिव लेंगे। लेकिन डिस्टेंस में और स्पीड में ऐसा पॉसिबल नहीं। डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है और स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है।
अब स्पीड की क्या क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो इसको स्पीड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन तो इसके नाम में ही है, यूनी मतलब वन फॉर्म, एक फॉर्म की स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड। तो अगर स्पीड नहीं बदल रही है, मोशन पूरे मोशन के अंदर स्पीड एक जैसी है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो पहले सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट, दूसरे में भी उतना ही करेगा, तीसरे में भी उतना ही करेगा, यानी कि टाइम अगर इक्वल होगा तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो देखिए अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं तो उनमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगी, मतलब अलग अलग डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल करता है, मान लो पहले सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल करता है, दूसरे सेकंड में 3 मीटर ट्रेवल करता है, तो ये जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आता है एवरेज स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आता है, इसको हम वी मीन से डिनोट करते हैं, या वी बार से डिनोट करते हैं, या वी एवरेज से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो शुरू से लेके आखिर तक जितने भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसमें जितना भी टाइम लगता है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा। फिर इसमें एक और टर्म है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको वी इंस्टेंटेनियस से डिनोट करते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब देखिए, जैसे आप कार में जा रहे हैं तो आप उसके स्पीडोमीटर को देखिए, तो कभी वो 80 पे होता है, कभी 60 पे होता है, कभी 10 पे होता है, और वो हर क्षण बदलता रहता है। तो एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड होती है, मोमेंटरी स्पीड जो होती है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब होता है अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटा, जीरो के बराबर टाइम। आपकी नजर गई, उस टाइम पे जो स्पीड है वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, थोड़ी देर बाद जब नजर जाएगी उस टाइम जो स्पीड देखोगे वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम dx dt से डिनोट करते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन का यूज होगा। तो पोजीशन को, आपको पोजीशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। इसके एग्जांपल्स हम करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, डिफरेंशिएशन करके कैलकुलेट किया जाता है। इसमें अगर हम ये जो टाइप्स ऑफ स्पीड है, इसमें अगर स्पीड की जगह वेलोसिटी कर दें, जैसे टाइप्स ऑफ स्पीड में टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इसी तरह से यहाँ पे स्पीड की जगह वेलोसिटी कर देंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसी तरह से ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो डिफरेंशिएट करने से आएगा। तो वेलोसिटी और स्पीड में बस इतना ही फर्क है कि स्पीड के केस में हम डिस्टेंस लेते हैं
और वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी सारी डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसी है। जहां जहां पे स्पीड आएगा वहां पे वेलोसिटी कर दीजिए, तो जहां जहां पे डिस्टेंस होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीड और वेलोसिटी हमने पढ़ा है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मोशन। इससे पहले एवरेज वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए एक बॉडी है, वो ए से लेके बी तक जाती है और इसकी जो स्पीड दे रखी है वो 40 मीटर पर सेकेंड दी हुई। एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड, और बी से ए तक जब ये वापस आती है तो 60 मीटर पर सेकेंड है। इसमें इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है ए और बी के बीच में। तो पूछा है कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इसका एवरेज स्पीड बताना है और एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो एवरेज स्पीड कितना होगा और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो देखिए जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हमने ए से बी तक की डिस्टेंस को एस कंसिडर कर लिया, तो ये हो जाएगा एस प्लस एस। एस जाने में और एस आने में, उसने टोटल डिस्टेंस 2s कवर करा है। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा। टोटल टाइम इज इक्वल टू जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, यानी कि ए से बी तक जाने का टाइम और बी से ए तक आने का टाइम। तो जाने का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड और आने का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये टोटल टाइम हो गया। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि s अपॉन 40 प्लस s अपॉन 60। s कॉमन ले लीजिए इसमें, तो ये 1/40 प्लस 1/60 हो जाएगा। s से s कट जाएगा, तो ये हो गया 2। 40 और 60 का 120 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2, तो 2 इंटू 120 डिवाइड बाय 5। ये 120 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। 24 टू जा 48। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 48 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब हमें इसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए इसको ए से गया बी तक, बी से वापस ए तक आ गया, तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। तो ए से ए तक इसका जो डिस्टेंस है वो 0 होगा। ठीक है, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा। टोटल टाइम इज इक्वल टू s अपॉन 40 प्लस s अपॉन 60। टाइम तो इतना ही रहेगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 अपॉन s अपॉन 40 प्लस s अपॉन 60, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो या 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही रहता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 0। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
इसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, और इसमें जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। तो अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही है थ्रू आउट द मोशन तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, मतलब कभी कम या कभी ज्यादा, तो वो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसके बाद है बेटा एक्सेलरेशन। तो आप बचपन से ही एक्सेलरेशन को पढ़ते आ रहे हो कि एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इसको वेक्टर ए से डिनोट करता है, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें डायरेक्शन होती है। तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। तो जिस तरफ चेंज होगा वेलोसिटी का, उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। चेंज का क्या मतलब है देखिए जरा, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड हो, तो चेंज पॉजिटिव हो गया, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, चेंज पॉजिटिव है तो जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी। अब सपोज करिए कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड हो, तो इसका मतलब है कि जो चेंज है वो नेगेटिव हो गया। आप इसमें तो +2 करोगे, इसमें कितना करोगे, -2 करोगे। -2 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट हो, यानी कि जो एक्सेलरेशन है ये इसकी स्पीड को नेगेटिव करेगा। नेगेटिव करेगा मतलब कम करेगा। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और स्पीड अगर कम हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है। एक और चीज है, जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करे, कई बार एक्सेलरेशन डायरेक्शन को भी चेंज करता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से चल रहा है और एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, अब वो ना तो इस डायरेक्शन में है ना इस डायरेक्शन में, तो ना तो इसकी स्पीड को बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है। तो इस केस में ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के क्या क्या काम है, एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ा सकता है, एक्सेलरेशन स्पीड को कम कर सकता है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम टेकन। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे तो इसी में फंसेंगे। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वो स्पीड को बढ़ाएगा, और अगर एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो स्पीड को कम करेगा। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, ना उसको बढ़ा सकता है ना उसको घटा सकता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो डेल्टा वी है इसका मतलब है कि फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब देखिए एक्सेलरेशन के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन।
सबसे पहले है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक जैसा है, यानी कि इक्वल चेंज इन स्पीड, इक्वल चेंज इन स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सपोज करो पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की रेट से स्पीड चेंज हुई और दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चेंज हो रही है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रेट चेंज हो रही है और दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की रेट से स्पीड चेंज हो रही है, तो दूसरे में ज्यादा चेंज आ गया, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, फिर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन एक जैसा नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है अनइक्वल चेंज इन स्पीड इन अनइक्वल इंटरवल, इन इक्वल इंटरवल। तो एक जैसे टाइम में अगर एक जैसा चेंज आ रहा है तब तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर डिफरेंट चेंज आ रहा है तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस में हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, इसको ए एवरेज से डिनोट करते हैं। ये होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी divided by total time taken। तो इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वर्ड कभी भी लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब है कि उसकी कैलकुलेशन हम डिफरेंशिएशन से करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब बहुत छोटे से क्षण के लिए। आपकी नजर गई स्पीडोमीटर पे, जो स्पीड है वही उसका स्पीड जितनी चेंज हो रही है, मान लो एक क्षण भर में 10 से 12 मीटर पर सेकंड हो गए तो 2 मीटर पर सेकंड का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, dB/dt, dB/dt। तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और स्पीड को टाइम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो स्पीड आएगी। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड कभी भी आएगा आपको डिफरेंशिएशन करना है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dB/dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। A body covers 1/3 of its journey with speed u। तो देखिए एक ये जैसे 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया। मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड u, तो ये वाली जो है इस पे स्पीड u है a से लेके b तक, और ये 1/3 है। फिर b से लेके c तक जो स्पीड है वो b है, ये भी 1/3 है। एंड द लास्ट 1/3 विद स्पीड w, इसमें जो स्पीड है वो w है। तो ये जो पूरी जर्नी है इसकी लेंथ है 3x। तो ये फर्स्ट 1/3 हो गया, ये सेकंड 1/3 हो गया, और ये लास्ट 1/3 हो गया। ये सिचुएशन दी हुई है और इसमें इसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो 3x हो गया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे टाइम निकालो,
यहाँ पे टाइम निकालो और यहाँ पे टाइम निकालो और तीनों टाइम को ऐड कर दो तो ये t1 प्लस t2 प्लस t3 हो। तो पहली जर्नी में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूसरे में भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड और तीसरे में भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 3x डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लेंगे तो ये 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w, ये x से x कट गया तो हो जाएगा 3 अपॉन, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो गया u v w, तो u से u कट गया, ये v इंटू w हो गया, फिर v से v कट गया u इंटू w, और फिर w से w कट गया तो u इंटू v हो। इसको u v w को ऊपर ले जाएंगे तो 3 u v w, फिर ये हो जाएगा u v प्लस v w प्लस w u, ये इसके एवरेज स्पीड हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एवरेज स्पीड में या एवरेज वेलोसिटी में आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है एवरेज स्पीड के लिए, और एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रिलेशन दिया हुआ है टाइम के साथ, 18t प्लस 5t स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसको x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dt ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे 18t प्लस 15t स्क्वायर। तो जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता है उसी तरह से बिल्कुल उसी तरीके से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बस आप t को x समझ लीजिए। सर 5t होगा। क्या हुआ बेटा? सर 18t प्लस 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर, ओके। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 18 तो कांस्टेंट रहेगा और t का डिफरेंशिएशन 1, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर 5 कांस्टेंट रहेगा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 10t। अब ये पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो इसमें t की वैल्यू 2 डाल देंगे तो v एट t इज इक्वल टू 2, तो 18 प्लस 10 और ये 2 आ जाएगा तो 18 प्लस 20 यानी कि ये हो जाएगा 38 मीटर पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 38 मीटर पर सेकेंड होगी। फिर दूसरे पार्ट में पूछा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी between t is equal to 2 second, t is equal to 2 second and t is equal to 3 second। तो 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछी। तो पहले तो x1 निकालो, x1 का मतलब हो गया x at t is equal to 2 सेकेंड, मतलब इनिशियल पोजीशन कितनी है, x1 का मतलब है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल कब है, जब टाइम 2 सेकेंड होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, इसमें t को 2 रख दीजिए। तो t को 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये 18 टू 36 और 5 4 20, तो ये 56 मीटर हो जाएगा। ये इनिशियल पोजीशन है। जैसे आप अगर x इज इक्वल टू 0 से बनाओगे, ये x इज इक्वल टू 0 मान लीजिए और t इज इक्वल टू 0 मान लीजिए, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे x की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 56 मीटर। मतलब ये यहाँ से 56 मीटर ट्रेवल करेगा और टाइम इसको लगेंगे 2 सेकेंड। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया। फिर x2 का मतलब हो गया x एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, फाइनल पोजीशन। तो इसमें t को 3 सेकेंड डाल दीजिए, तो 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये 54 हो जाएगा और ये 45।
तो 99 मीटर आ गया। तो जब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड होगा तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, x2 इज इक्वल टू 99 सेकेंड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो 2 से 3 सेकंड तक पहुंचने में उसको 1 सेकंड लगेगा, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा यहां से लेके यहां तक, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 99 माइनस 56 और टाइम हो गया 3 माइनस 2, तो ये 43 अपॉन 1, तो 43 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकंड से 3 सेकंड तक उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 43 मीटर पर सेकंड रहेगी। फिर उसने पूछा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताइए कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो स्पीड कितनी है, थर्ड पार्ट स्पीड है 18 प्लस 10t, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब एक्सेलरेशन होता है dv dt, तो d dt ऑफ v, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए 18 प्लस 10t, तो 18 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, फिर 10 कांस्टेंट और t का डिफरेंशिएशन 1, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है 18 प्लस 10t, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसके सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस एवरेज वेलोसिटी के और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के हैं। ठीक है, तो ये पूरी असाइनमेंट शीट आपको करनी है, और संडे को सुबह 9 बजे क्लास है, तो संडे सुबह 9 बजे तक आपको ये पूरी शीट करके रखनी है। गलत या सही, जो भी क्वेश्चन गलत होंगे वो सब मैं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको ये करके रखना है। ठीक है, तो पूरी असाइनमेंट शीट करनी है, संडे सुबह 9 बजे क्लास होगी।